मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के निजामाबाद के इस बल्दिया के इंतखाबात के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में आपका यहां पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि आने वाले 11 तारीख के दिन आप तमाम लोग न सिर्फ अपने एक वोट का इस्तेमाल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के हक में करेंगे, बल्कि मुझे यकीन है कि पहले से ज्यादा की तादाद में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपने वोट से, अपने इत्तेहाद से और अपने सियासी शऊर से उनको कामयाब और कामरान करेंगे। अजीजान मिल्लत, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 21 उम्मीदवारों को इस इंतखाबात में टिकट दिया है। डिवीजन नंबर 11 से मोहतरमा साजिदा बेगम साहिबा, डिवीजन नंबर 12 से अफीफा बेगम साहिबा, डिवीजन नंबर 13 से राज गणेश दारम साहब, डिवीजन नंबर 14 से मीर मुमताज अली एडवोकेट, डिवीजन नंबर 15 से मोहम्मद सिराज, डिवीजन नंबर 29 से मोहतरमा हाजरा बेगम, डिवीजन नंबर 30 से अब्दुल सलीम साहब, डिवीजन नंबर 31 से नसीमा बेगम साहिबा, डिवीजन नंबर 32 से मोहतरमा सारा आमिना साहिबा, डिवीजन नंबर 33 से मोहतरमा नाजनीन सुल्ताना साहिबा, डिवीजन नंबर 46 से अब्दुल रहमान अरशद पाशा साहब, डिवीजन नंबर 51 से अब्दुल अली बागवान साहब, डिवीजन नंबर 52 से मोहम्मद शकील अहमद साहब, डिवीजन नंबर 53 से मोहतरमा हिना कौसर साहिबा, डिवीजन नंबर 54 से मौलाना मोहतरमा सलमा तहसीन साहिबा, डिवीजन नंबर 35 से जनाब मोहम्मद इदरीस खान साहब, डिवीजन नंबर 56 से मोहतरमा अजहरुन्निसा बेगम साहिबा, डिवीजन नंबर 57 से मोहतरमा सना ज़ेब साहिबा, डिवीजन नंबर 58 से हमारे भाई एजाज हुसैन साहब, 59 से मोहतरमा शाजिया खातून साहिबा और डिवीजन नंबर 60 से मोहतरमा यास्मीन सुल्ताना साहिबा। शहनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली व इंचार्ज निजामाबाद जिला मोहतरम जनाब अहमद बलाला साहब, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा के नायब सदर मोहतरम जनाब फिरोज लाला साहब, औरंगाबाद सदर शहर के सदर शारिक नक्शबंदी साहब, साबिका रुकने बल्दी औरंगाबाद जनाब यटके साहब, भारत के मुख्तलिफ कोनों से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो जिम्मेदार यहां पर आए हैं, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बल्दिया का इलेक्शन जरूर है, मगर ये छोटा इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन आपके सियासी इत्तेहाद और आपके सियासी शऊर का पैगाम देगा। इस इलेक्शन के जरिए से हम अपने उम्मीदवारों को कामयाब करके निजामाबाद में हमारी सियासी लीडरशिप को और मजबूत कर सकते हैं। इस इलेक्शन में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करके हम जो तरक्याती कामों के सफर का आगाज किए,
उसको पाए तकमील तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इस इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करके आप बीजेपी के बुलडोजर की सियासत को निस्तो नाबूद कर सकते हैं। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करके आरएसएस और बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों पर रोक लगा सकते हैं। निजामाबाद में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करके आप दुनिया को बता सकते हैं कि मजलिस ही वो सियासी ताकत है जो फिरका परस्त आरएसएस के उन नापाक मंसूबों को नाकाम कर सकती है। अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग के निशान पर मोहर लगाएंगे तो ये हम पैगाम देंगे कि निजामाबाद हमारा है और मजलिस के उम्मीदवार जब कामयाब होंगे तो निजामाबाद के हर घर से एक ही आवाज निकलेगी, निजामाबाद जिंदाबाद, निजामाबाद जिंदाबाद, निजामाबाद जिंदाबाद, निजामाबाद जिंदाबाद। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम चीजों को आप अपने सामने रखिए और बेखौफ होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरे पास एक लंबी फेहरिस्त है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पिछले बार 16 कॉरपोरेटर्स को आपने कामयाब किया था, तो मुख्तलिफ सल्म इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए करोड़ रुपये के काम मंजूर करवाए गए और कई काम उसमें मुकम्मल भी हुए। और फिर साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बहुत बड़ा कारनामा निजामाबाद शहर के लिए रहा कि हमने यहां पर अमन को मजबूत रखा, यहां पर भाईचारगी की फिजा को बरकरार रखा, बावजूद इसके कि बीजेपी और संघ परिवार के लोग वक्तन फौक्तन ये कोशिश करते रहे कि यहां पर किसी न किसी तरीके से यहां के माहौल को मकदर किया जाए। मेरे भाई याद रखिए, फिरका परस्ती को और बीजेपी को अगर कमजोर करना है तो जब तक मजलिस आपके दरमियान में रहेगी हमारे हौसले भी पस्त नहीं होंगे और हम जमहूरियत के दायरे में रहकर सीना तान कर हम इन ताकतों को शिकस्त भी दे पाएंगे। तो मेरी आप तमाम से दरखास्त है कि जो काम शुरू किया गया था उस काम को लेकर हमें और आगे बढ़ना है। यकीनन असेंबली के इंतखाबात में बीजेपी और पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को कामयाबी मिली, मगर आज मजलिस मुकाबला कर रही है। असेंबली और पार्लियामेंट में बीजेपी से मुकाबला करते वक्त मजलिस नहीं थी, मगर आज निजामाबाद को मजबूत बनाने के लिए, निजामाबाद को निजामाबाद बरकरार रखने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज मुकाबला कर रही है। 21 बल्दिया के वार्डों से मजलिस के उम्मीदवार मैदान में है। मेरी आप सदवन गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करिए। इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है बीजेपी के पास, सिवाय इसके कि सुबह शाम खाली मजलिस के नाम का वजीफा पढ़ना और ओवैसी ओवैसी करते रहना। मेरे भाई, आप जानते हैं कि बोधन रोड के ऊपर पानी रहता था, वहां पर बॉक्स कलवर्ट बनाया गया। रेलवे ट्रैक के पास पानी रुकता था, कलवर्ट कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। आप ये भी जानते हैं कि अरसापल्ली में ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने के लिए वो ब्रिज का काम मुकम्मल हो चुका है, मगर बीजेपी और दूसरी ताकतें सिर्फ यही चाहती हैं कि फिरका परस्ती के जहर को बढ़ाया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मुल्क के माहौल से आप वाकिफ हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी, बल्कि मैं निजामाबाद के हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों से अपील करूंगा, खास तौर से हमारे मुनूर कापू भाई बहनों से,
कि बीजेपी ये कहती है कि बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा लीडर भारत में मोदी है। पार्लियामेंट में खड़े होकर भी नरेंद्र मोदी ने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक बार नहीं कई मर्तबा नरेंद्र मोदी अपने सीने पर हाथ मार के कहा कि भारत का सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सीने पे तो हाथ मार दिए मगर आपके गले पे हाथ मार दिए हैं। यूजीसी के गाइडलाइंस मोदी की हुकूमत ने बनाए और गाइडलाइंस में ये कहा मेरे मुनुर कापू भाई बहनों कि अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कोई बैकवर्ड क्लास के बच्चे से नाइंसाफी होगी, दलित से होगी, आदिवासी से होगी, अकलियतों से होगी, तो उसका एक निजाम और सिस्टम बनाया गया। आरएसएस ने पूरे मुल्क में अपर कास्ट और आला जात के लोगों से कहा, देखो इस तरह का रेगुलेशन बन गया, तुम निशाने पर रहोगे। तो मुल्क में आरएसएस की पूरी बैकिंग से एक एहतजाज शुरू किया गया। टीवी चैनल में जितने एंकर बैठते हैं, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये तमाम के तमाम आला जात से इनका ताल्लुक है। आरएसएस ने उनको भी आंख मार दी, तुम भी शुरू हो जाओ। वो भी शुरू हो गए और पूरे मुल्क में एक ऐसा फिजा पैदा करने की कोशिश की गई कि ये जो यूजीसी के रेगुलेशन है, इससे आला जात के बच्चे और बच्चियों को नुकसान पहुंचेगा। मगर आरएसएस हमेशा दुश्मन रही है बैकवर्ड क्लास के और दलित और आदिवासियों से। ये मसला सुप्रीम कोर्ट को गया। सुप्रीम कोर्ट के एक ही हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं मुनुर कापू और बैकवर्ड क्लास के लोगों से, आपने बीजेपी को वोट दिया, इनके 7 एमपी आपने मुंतखब किए तेलंगाना से। क्या ये बैकवर्ड क्लास के लोगों से मोहब्बत है कि सुप्रीम कोर्ट में जो रेगुलेशन यूजीसी ने बनाया उसके ऊपर स्टे सुप्रीम कोर्ट दे दी? तो क्या ये मोदी हुकूमत की नाकामी नहीं है? और क्या यूनिवर्सिटियों में बैकवर्ड क्लास, दलित, आदिवासी बच्चे और बच्चियों से नाइंसाफी नहीं होती? क्या हम भूल गए कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की मौत कैसे हुई थी? महाराष्ट्र में एक मुस्लिम बच्ची आदिवासी है, डॉक्टर है, कैसे उसकी मौत हुई थी? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, बताओ, तुम रोज हमको गाली देते हो मगर तुम बैकवर्ड क्लास का नाम लेकर उनका वोट तो हासिल कर लिए। यूजीसी के रेगुलेशन का सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कैसे दिया? क्या कर रहे थे मोदी हुकूमत के वकील? अरे वक्फ का काला कानून बना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, उस कानून पर स्टे दिया। तुमने यूजीसी के रेगुलेशन निकाले, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। ये कौन सी मोहब्बत है? तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को, हमारे दलित भाइयों को ये समझने की जरूरत है कि बीजेपी आरएसएस को अदर बैकवर्ड क्लास से मोहब्बत नहीं है, इनको हमेशा मोहब्बत थी तो आला जात के लोगों से। ये कभी भी नहीं चाहते कि वरना सिस्टम में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए। मैं गुजारिश करता हूं तेलंगाना के बैकवर्ड क्लास के लोगों से कि इस आने वाले बल्दिया के इलेक्शन में आप अपने वोट का सोच समझकर इस्तेमाल करिए। मैं दलित भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं, अगर यही सिलसिला रहेगा तो कहीं कल SC/ST एक्ट पर स्टे ना लग जाए। और फिर मैं जो बात कह रहा हूं हमारे दलित भाइयों को बताना चाहूंगा, बीजेपी वालों को बता रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, मुझे गलत साबित करो। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है पूरे मुल्क में 80%
दलितों पर जुल्म के और जो केसेस बुक होते हैं वो 6 रियासतों में बुक होते हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश, बीजेपी की सरकार, बाबा वहां पर है। मध्य प्रदेश, वहां पर यादव साहब बीजेपी के मुख्यमंत्री। राजस्थान है, शर्मा साहब है। बिहार है, बीजेपी की हुकूमत है। ओडिशा है, बीजेपी की हुकूमत है। महाराष्ट्र है, बीजेपी की हुकूमत है। 80% SC ST एक्ट के एट्रॉसिटीज के केसेस बीजेपी ज़ेरे इख्तियार रियासतों में होते हैं। तो क्या बीजेपी एंटी दलित नहीं है, एंटी आदिवासी नहीं है? इसका फैसला यह आदादो शुमार बता रहे हैं। हम नहीं चाहते कि निजामाबाद में किसी किस्म से भी हमारे दलित आदिवासी भाइयों पर कोई जुल्म हो। हम एक पुरअमन निजामाबाद चाहते हैं और उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। आप बताइए क्या हो रहा है? गाली मुझे देते हैं, ओवैसी ये है, मगर ये आदादो शुमार तुम्हारे क्या है बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आसाम का चीफ मिनिस्टर है, हेमंत बिस्व शर्मा उनका नाम है। वो कहते हैं कि जो बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं, अगर कोई ऑटो चलाता है, 5 रुपए किराया हुआ तो किराया 5 रुपए मत दो, 4 रुपए दो। एक चीफ मिनिस्टर है जो भारत के आईन पर, जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, खुलम खुला बोल रहा है कि जो मियां ऑटो में बैठेंगे उन 5 रुपए हुआ तो 4 रुपए दो। इनको अगर वोट डालना है मियां को तो बांग्लादेश में जाकर वोट डालो। तरकारी की कीमत गुवाहाटी में बढ़ती है तो मियां जिम्मेदार है। आप बताइए, एक चीफ मिनिस्टर रहकर कोई इतना गिर सकता है कि हम इनको ऑटो का किराया नहीं देंगे? क्या किसी के पास 1 रुपए के 2 कॉइन है? यहां पर है? लाओ। ये 2 रुपए का कॉइन है, ये 2 रुपए का कॉइन है। हेमंत बिस्व शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपए, तेरे को देता हूं, सदका देता हूं, निजामाबाद पे वार के पड़ा लेता तू। माने आप बताओ, एक चीफ मिनिस्टर रह के बोल रहा 5 रुपए है तो 4 रुपए दो, मैं तेरे को 2 रुपए तो ले ले। हाँ मेरे भाई, ये आपको दिख रहा है, मगर इसमें नफरत है। एक मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की नफरत है। 5 रुपए हुआ तो 2 रुपए देंगे। अब यहां पर उसकी देखा देखी कर रहे हैं, छोटे हेमंत बिस्व शर्मा बनने जा रहे हैं कोई यहां पर। अगर आप बनने जाएंगे 2 रुपए का चंदा दूंगा मैं, आपको लेना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आप बीजेपी का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करके, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, आप आसाम की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। ये निजामाबाद की सरजमीन है, यहां पर गयूर लोग और ईमानदार लोग रहते हैं। अगर आप बीजेपी को नहीं रोकेंगे तो फिर ये छोटे हेमंत बिस्व शर्मा यहां पर पैदा हो जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है, जरा तेलुगु में बोलता हूं। కొంచెం आती, अगर गलती हुई तो माफ कर देना। నిజామాబాద్ యొక్క హిందువులు నా సోదరులు, నిజామాబాద్ యొక్క ముస్లిములు నా సోదరులు, అందరూ భారతీయులు నా సోదరులు। హిందూ ముస్లిం ఐక్యత జిందాబాద్, దేశం ప్రచారం చేయవాళ్ళు ముర్దాబాద్।
माने उर्दू में अगर अच्छा बोले तो निजामाबाद में हिंदू और मुसलमान भाई है, पूरे हिंदुस्तानी भारतीय हैं। हिंदू मुसलमान इत्तेहाद जिंदाबाद और नफरत फैलाने वालों तुम्हारी फुला फुला की मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये आपको पैगाम देना है। आज आप देखते हैं कि दिखाने को कुछ नहीं है। 11 साल से मोदी के पास 11 साल से रख लो, में आया तो दे देंगे उसको। 11 सुनो अभी, अरे पूरा गेम बदल देंगे। निजामाबाद में पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या बात कर रहे हो? 11 साल से, हाँ 11 तारीख को क्या होगा? पूरा गेम बदल देना 11 तारीख को इंशाअल्लाह ताला। ज्यादा बोले कि बोलना, लेता 2 रुपए का चंदा ले भाग। 11 साल से बीजेपी इख्तिदार पर है। ये मुल्क समझ रहा था कि यहां पर एतमाद आम होगा, मगर मोदी, अरे बैठो यारो तुम अभी, अरे 11 कूटना है प्यारे, अभी बैठो बैठो। हैदराबाद के 50 किलोमीटर दूर मालूम हुआ यादाद्री में शेर फिर रहा करते। तो फारेस वाले फोन करके पूछे, मीडिया वाले बोले साहब शेर फिर रहा। बोला हाँ मेरे इलाके में आते, बहुत आते। यहां का बगैर दुम का है, उन्हें हालिन का, हालिन। 11 साल से एतमाद नहीं बहाल किया गया, बल्कि शक को आम कर दिया गया। सच्चाई को खत्म किया गया और झूठ को आम कर दिया गया। इस मुल्क की आबादी का 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। 40 साल से कम उम्र की आबादी है। आज बताओ, बीजेपी ने नौजवानों को कोई नौकरी दी? नहीं दी। बीजेपी ने नौजवानों को स्किल सिखाया? नहीं सिखाया। महंगाई उरूज पे चले गई और मोदी राज्यसभा में तकरीर करके बोलते हैं कि इस देश में, ये देश नौजवान देश है। दूसरे विश्व में, दुनिया में जो ममालिक हैं वो बूढ़े हो रहे हैं। मोदी जी, ये देश आपसे पूछना चाहता है, आपने नौकरी नहीं दी। नौजवानों ने नौकरी पूछी तो मोदी ने कहा जाओ गांव रक्षक बन जाओ। नौजवानों ने पूछा नौकरी दो तो कहा जहां कहीं भी ईसाइयों के फंक्शन हो रहे, मजहब तब्दीली के नाम पर गड़बड़ कर दो। नौजवानों ने नौकरी पूछी तो कहा जो बंगाली बोलता है उसको पकड़कर बांग्लादेशी बोल के पीट दो। नौजवानों ने नौकरी पूछी तो कश्मीर से जो गरीब आकर अपना कारोबार करता है भारत में, उसको मारो और पीटो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 11 साल का रिकॉर्ड है। बीजेपी का रिकॉर्ड ये भी है कि ओडिशा में बीजेपी की हुकूमत बनी, वहां पर एक ईसाई पादरी के मुंह में गोबर डालकर, उसके सर पे सिंदूर लगाकर, गले में जूतों का हार पिनाकर उसको मारकर उसके गांव में फिराया गया। ओडिशा में बीजेपी की सरकार है, मुसलमान है, मकानदार मोहम्मद गाड़ी में जाता है, उसको उतार कर मार कर जबर मजबूर किया जाता है नारा बोलने के लिए। और फिर उसकी, बैठो 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 बाबू बैठो, 6 फुट 2 इंच का आदमी है, मोदी को भी दिख जाता हूं, तुम बैठो। अब तुम लोग खड़े हो गए, अब क्या होता कि 11 को अब उसके बाद त्रिपुरा में, सुनो भाई अहम बात है, हाँ पूरा त्रिपुरा में फसाद हुआ। क्या, किस पे फसाद हुआ? चंदे पे झगड़ा बोल के मस्जिद पे हमला, घरों को जला दिया गया। त्रिपुरा में सिर्फ 8% मुसलमान वहां पर रहते हैं। छोटा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। 22 साल का एंजल नामी आदिवासी बच्चा, उसको ये संघ परिवार के लोग इतना मारे कि वो बच्चा MBA कर रहा, मर गया।
उसका बाप कौन था? उसका बाप बीएसएफ का सिपाही था। उसका बाप हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहा था। और हम बदबख्त हैं कि जो हमारी सरहद पर ठहर कर हमारी मुल्क की हिफाजत कर रहा था, हमने उसके बेटे को नहीं बचा सके। बताओ आप, क्या हो रहा है हमारे देश में? हर जगह पर एक एक नए चीजों को शुरू किया जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हालात और वक्त का तकाजा यह है कि पहले से ज्यादा हम मुत्तहिद रहें। और ये बीजेपी आरएसएस वालों जो देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारत से मोहब्बत की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं ये लोग। और उनकी झूठ क्या है बताता हूं। एक गोरी चमड़ी वाला ट्रंप अमेरिका में बैठकर बोलता है हम भारत को कि तुम रशिया से तेल नहीं लेना, तुम वेनेजुएला से तेल लेना। मोदी जी, ट्रंप अमेरिका का सदर है, भारत का सदर नहीं है। हमने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से इस मुल्क को इसलिए आजाद नहीं किया था कि गोरी चमड़ी वाला हमको बैठकर बोले कि तेल किससे खरीदना। अरे आप बोल सकते थे उसको कि तू अपना देश देख, हम अपना देश देखेंगे। अरे तेल किससे खरीदना ये हम फैसला करेंगे, किसके साथ क्या करना मगर नहीं। ट्रंप मोदी को बोला डोंट बाय रशिया ऑयल। मोदी जी बोले यस सर। ट्रंप बोला कि छाबार पोर्ट में आप इन्वेस्ट नहीं करना। ट्रंप बोले आपका हुक्म यस। छाबार पोर्ट क्या है? अगर छाबार पोर्ट भारत बना देता है पूरा, ईरान में एंट्री के साथ साथ अफगानिस्तान में हम जाएंगे। अफगानिस्तान के साथ साथ उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान में हम रास्ता खोलेंगे। वहां पर तेल है, गैस है, हमको पाकिस्तान से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर ट्रंप बोल दिए, बड़े अब्बू बोले या इन बोले ने खामोश हो गए। ट्रंप भारत को इररिलेवेंट बना रहा है। और हम आपका राष्ट्रवाद यह है, ट्रेड का एग्रीमेंट करे, अमेरिका से सामान आएगा 0% टैरिफ, भारत से सामान जाएगा 18% टैरिफ। तो बीजेपी वाले बोल रहे हम जीत गए। वहां से सामान आ रहा 0%, यहां से जा रहा 18%। अभी डिटेल्स नहीं आए, नहीं मालूम इसका कैसा असर पड़ेगा भारत के किसानों के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं, यह आपका राष्ट्रवाद है बीजेपी आरएसएस वालों? हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, आर्मी का चीफ अपनी किताब में लिखा, उस किताब के इख्तिसाबात कैरावैन मैगजीन में छापे। आर्मी का चीफ बोल रहा कि लद्दाख में चीन के टैंक आ गए, मैं क्या करूं? किसको बोले? प्राइम मिनिस्टर को बोले, रक्षा मंत्री, डिफेंस वजीर दिफा को बोले, एनएसए को बोले, सबको बोले टैंक आ रहे चीन के, क्या करूं? बोलो मोदी जी, बोलो राजनाथ सिंह। ऐसा 1 घंटा 1.5 घंटा चला गया, टैंक करीब आते गए। बाद में राजनाथ सिंह, ये जनरल साहब बोल रहे अपनी किताब में कि जो उचित हो वो करो। आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं? जो उचित है वो फैसला कर लो। अरे चीन की फौज हमारी जमीन पर आ गई, एलएसी में अंदर आ गई, और देश के प्रधानमंत्री बीजेपी वाले बोलते हो मोदी का 56 इंच का सीना है। 56 इंच। मगर 56 इंच का सीना जब चीन फौज लेके आ रहा था तो क्या हुआ? और मोदी जी तो मिलिट्री वारफेयर के एक्सपर्ट भी हैं माशाअल्लाह। बालाकोट में स्ट्राइक हो रहा तो मोदी ने कहा था, मुझे फौज ने आकर बोला था सर बादल है। मैंने कहा बादल है तो बहुत अच्छा मौका है, घुस के मारो। यह और बात है कि टेक्नोलॉजी से मालूम होता, मगर मोदी जी बोले बादल का कवर लेके हम हमला करेंगे। आप जब इतने एक्सपर्ट हैं,
तो बताओ बीजेपी आरएसएस वालों, ये आपकी देशभक्ति है, ये आपका राष्ट्रवाद है कि चीन हमारी जमीन पर आकर बैठ गया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आर्मी चीफ कह रहे हैं। और फिर इस सरकार ने एक मशहूर मैगजीन इकोनॉमिस्ट, उसके नुमाइंदे को लेकर लद्दाख को गए। वो आकर लिखता है कि चीन भारत से 4 गुना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लद्दाख में कर दिया। बताओ, ये तुम्हारी देशभक्ति है? बात करें कि हमको बोलते नेशनलिज्म, देशभक्ति। अरे चीन का मामला आया तो तुम खामोश हो गए। और मैं निजामाबाद में खड़े होकर बीजेपी के लोगों से बोल रहा हूं, जिस तरह वेनेजुएला में अमेरिका की फौज घुसकर वहां के सदर को उठाकर लेकर चले गए, मोदी जी हम आपसे कह रहे हैं, जो मुंबई में पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर कई भारत के लोगों को मारे, निजामाबाद के बच्चों को नहीं मालूम होगा, जब मुंबई पर पाकिस्तान के टेररिस्ट हमला कर रहे थे, वीटी स्टेशन के ऊपर निजामाबाद की एक हमारी बेटी नई दुल्हन बन के गई थी, उसको वहां पर गोली मारकर उस बच्ची को शहीद कर दिया गया था। मोदी जी, निजामाबाद की आवाम आपसे कह रही है कि पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को और वो जैशे मोहम्मद के वो गिड्डे को पकड़कर लेकर आओ, भारत में लाओ, लाकर उन पर केस चलाओ। आप करेंगे मोदी जी? आप करेंगे मोदी जी? करना पड़ेगा। अगर अमेरिका कर सकता है वेनेजुएला में घुसकर, आप अपनी फौज को भिजाओ, तभी जाकर पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म होगा। वरना ये पाकिस्तान भारत के लिए एक नासूर बन चुका है। जिस तरह पहलगाम में 20 लोगों को मजहब पूछकर गोली मारी गई, जब अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म कर सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री से असदुद्दीन ओवैसी मुतालबा करता है, भिजाओ पाकिस्तान को, लश्कर तैयबा के लोगों को उठाकर लाओ। जो 9/11 का वाकये में 26/11 का जो वाकया मुंबई में हुआ था, जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, टेररिज्म रुकने वाला नहीं है पाकिस्तान से। मोदी जी आप करेंगे? बीजेपी वाले आप करेंगे? तो मेरे को बोलेंगे तुम करते थे क्या? अरे प्यारे, हम क्या क्या कर सकते हैं वक्त बताएंगा इंशाअल्लाह। मगर बीजेपी वाले नहीं जानते, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत बुलंद करने वाला काला पानी का पहला मुजरिम कौन था? ये चड्डी पिराने वाले नहीं थे, चड्डी पहन के अब पैंट पिन रहे। काला पानी का पहला मुजरिम मौलवी अलाउद्दीन थे, मक्का मस्जिद हैदराबाद के सबसे पहला मुजरिम वो था। अरे तुम तो कुछ नहीं किए देश के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ। हाँ, देख लिया तुम्हारे को। आई लव यू। खामोश बैठो, टाइम है अभी 20 मिनट है, 20 मिनट। अब तो तकलीफ नहीं होंगी लोगों को। 20 मिनट है, 9:39 है टाइम, तो आराम से सुनो। और फिर उन्हों का बारे, अकबर साहब का बारे 8 तारीख को आ रहे। आप आएंगे ना? कितने लोग आएंगे? हाथ उठाओ। उधर भी। वेरी गुड, हो गया काम। तो मैं जहां खत्म करके छोड़ के जाऊंगा, वहां से अकबर साहब शुरू करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था, सुनो अब ये बस सुनो। ज्यादा बोलेंगे तो यहां का तकरीर करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये राष्ट्रवाद की बात जो बीजेपी करती है ना,
इनका एक आदमी आरएसएस का बताओ जो अंग्रेजों की गोली खा के मरा। नाम दो, निजामाबाद में 24 घंटे के अंदर नाम बताओ। एक भी नाम नहीं दे सकते। सुल्तान हैदराबाद में जो वुमेन्स कॉलेज है उसके ऊपर तुर्रेबाज खां की लाश 6 दिन तक लटकती रही। तुर्रेबाज खां कौन थे? इनके चचा थे, मामा थे, कुछ नहीं थे। एक आदमी नहीं बता सकते ये लोग। हां, इनके हेगडेवर जेल को गए थे। अरे बैठो यारो, बैठो, बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ, छोड़ दो। ठहरो, सुनो यारो, तुम लोग अभी असल मुद्दे पे आ रहा हूं, तुम लोग डाइवर्ट कर रहे। हमारे घर में भी ऐसी करते हैं, डाइवर्ट कर रहे थे मुझसे। हेगडेवर जेल को गए थे। उन्होंने कांग्रेस के मेंबर थे। खिलाफत मूवमेंट में हेगडेवर जेल के गए थे। खिलाफत मूवमेंट के तकरीर जो हुई थी उसमें जेल को गए थे। और जेल जाने के बाद महात्मा गांधी ने सबसे कहा कोई बेल नहीं लेना, तो आरएसएस वाले बेचे अम्मा जेल में रहना अकेले हम लोग, उन्होंने बेल को डाले, बेल नहीं हुई। तो हेगडेवर जब जेल से निकले उनका वजन बढ़ गया था, कपड़े टाइट हो गए थे उनके। तो ये है उनका मामला। तो इनकी देशभक्ति की बातों पे मत जाइए, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। अरे देशभक्ति अगर है तो बताओ ट्रंप कैसे हमको जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रहा है। अब तो चीन के ताल्लुक से आर्मी का चीफ अपनी किताब में लिख रहा है, उसके बारे में बताओ आप, हम क्यों चीन का नाम लेने से डरते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि बीजेपी के फिरका परस्ती का जहर इंशाअल्लाह ताला खत्म होगा। बीजेपी का जहर खत्म होगा। 11 साल से बीजेपी कुछ नहीं करी देश के लिए, सिवाय ऐलानात करो और कुछ नहीं मिला। चीन हमको घेर लिया। अरे हद तो ये हो गई। अरे राष्ट्रवाद की बात करने वालों, ये तो बताओ कि T20 का वर्ल्ड कप भारत है उसका मेजबान, और वो छोटा पाकिस्तान, वो बेकार पाकिस्तान की टीम आके बोल रही कि इंडिया से नहीं खेलेंगे। अबे तुम बोलना था चल आना, नहीं भाग, नहीं खेलना है तो कैसा आता है यहां पे? नहीं खेलना हमको बोल रहा है और आप लोग खामोश बैठ के सुन रहे। मगर किस पे बोलेंगे? नहीं, इन्हें बांग्लादेश बंगाली बोलता है, इन्हें बांग्लादेश, दाढ़ी है, इन्हें वहां का है। बताओ तुम्हारे कागज कहां है, बताओ तुम कहां से आए। अरे भाई जहां बोलना है वहां मुंह तो खोलो, वहां तो कुछ बोलो। मगर नहीं, सुबह शाम खाली मंजलिस को गाली, ओवैसी को गाली, हम ऐसा कर देंगे, हम फुला कर देंगे। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम सिर्फ जुल्म कर सकते, तुम सिर्फ जुल्म कर सकते। और तुम तरक्की नहीं, डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही रास्ते पे लगा दो। और अगर तुम्हारे से कोई पूछे अरे इतना बताओ तुम्हारे पास इतने एमपी हैं पार्लियामेंट में, मोदी तकरीर क्यों नहीं किए लोकसभा में? तकरीर ही नहीं किए, तकरीर नहीं किया उन्होंने। बाद में मालूम हुआ कि उनको मालूम हुआ कि कुछ हो जाता हूं, कैसा होता? कुछ भी नहीं होता। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना वो छोड़ दो, वो देख लेंगे अपन। मैं आपसे बता रहा हूं, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार का इलेक्शन लड़ रही थी। बिहार का इलेक्शन लड़ते वक्त ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां बोले नहीं 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 जीतते, नहीं जीतते। हम बोले जीतेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के 4 एमएलएस को तोड़ लिया था। मजलिस उसी जगह से अपने एमएलएस को मुंतखब कराई। 5 एमएलए मजलिस के कामयाब हुए। समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव अपने 6 एमपी को बिहार भिजा दिया और उनको एक ही बोला सुबह शाम मजलिस को गाली दो, सुबह शाम दो।
हम बोले दो गाली दो, फिक्र नहीं हो हम करते, मगर सीमांचल की आवाम ने बता दिया कि तुमने 4 को तोड़ा, मगर जो रिश्ता मजलिस ने सीमांचल की आवाम से जोड़ लिया, आवाम ने और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस आवाम के जरिए से दोबारा 5 कामयाब हो गए। तो हमको बोलना शुरू करे, नहीं ओवैसी जो है मजहबी बातें करता है तकरीर में। अरे दीवाने, जुदा हो जो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी, समझे ना। अगर तुम्हारे मुंह में जबान है, तुम गूंगे हैं, तो मैं क्या करूं। तुम बोल नहीं सकते। कांग्रेस 60 सीट पर लड़ी बिहार में, कितने जीती? 6। तेजस्वी राजद वाले लड़े करीब 130-40, उन्होंने आ गए 40 पे। हम तो बोले थे हाथ मिला लो, अलायंस कर लो, मगर आप तैयार नहीं थे। इलेक्शन हारने के बाद हम लोग क्या बोलते दखनी जबान में, लोतरंडी शुरू कर दी। नहीं 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 नहीं, अरे कब तक तुम रोंगे। मम्मी मम्मी मेरा खिलौना लेके भाग गया मजलिस वाले। तुम खेल समझ ही नहीं रहे हो। पूरे बिहार में बीजेपी बोल रही थी ओवैसी कोर्ट मत दो, गठबंधन बोल रहा था ओवैसी का जनाजा निकाल देंगे, मगर अल्लाह ने जो इज्जत से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिहार जीत गए। महाराष्ट्र को इलेक्शन लड़ने गए, वहां पर बोले औरंगाबाद में नहीं, कुछ नहीं होगा, मजलिस के खिलाफ माहौल है, औरंगाबाद मजलिस का गढ़ नहीं है, फुला हो जाएगा। औरंगाबाद भी हमने मेहनत की और फिर उसका नतीजा आपके सामने है। फिर आओ सुनो, मुंबई में अखिलेश यादव ने हमारे खिलाफ अपने 6 MP को भिजाया था। हमने कहा 6 का जवाब बलाला देगा। मैंने कहा बलाला साहब जाइए, शिवाजी मानकुंड में समाजवादी पार्टी का MLA है, 8 वार्ड है वहां पर। मजलिस ने मेहनत की। एक नौजवान अतीक जो 12,000 वोट से MLA का इलेक्शन हार गया, 8 में से 6 वार्ड मजलिस जीती, जिसमें एक हमारे दलित भाई उबाले साहब। महाराज मुंबई में 8 म्युनिसिपल कारपोरेटर जीते, सब परेशान, अरे आखिर ये क्या हो रहा है। मुंबई में 8 आ गए, मुंब्रा में 6 आ गए, और फिर औरंगाबाद जो मजलिस का किला है, जिस तरह निजामाबाद मजलिस का किला है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। औरंगाबाद में 33 जीत गए, 33। शिंदे हमसे कम, कांग्रेस हमसे कम, शरद पवार हमसे कम, सब बोल रहे आखिर है क्या। तो हमने कहा यह अल्लाह का करम है कि औरंगाबाद की आवाम ने यही फैसला लिया कि नाम बदलने की बात की। तो मैंने कहा औरंगाबाद जिंदाबाद। आज मैं कह रहा हूं, तुम मेरे साथ नारा लगाओ, निजामाबाद जिंदाबाद, निजामाबाद जिंदाबाद, निजामाबाद जिंदाबाद। 33 जीत गए तो सब बोल रहे अरे ये क्या हो रहा, कैसे हो रहा, कैसे हो रहा ये। मेरे भाई, आज आपको और हमको मिलकर तेलंगाना में बताना इन लोगों को, चाहे बीजेपी RSS हो या ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हो, उनको बताना है कि हमारा वोट होगा, राज हमारा रहेगा, हमारा वोट तुम्हारा राज नहीं रहेगा। हमारा वोट मुत्तहिदा तौर पर हम अपनी जमात पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को कामयाब और कामरान करेंगे। ये किस उम्मीदवार हैं मजलिस के, ये उम्मीदवार नहीं है निजामाबाद का बच्चा बच्चा, निजामाबाद की मां और बहनें, निजामाबाद के नौजवान, निजामाबाद के बुजुर्ग कैंडिडेट हैं। तुम इनको मत देखो, अपनी पार्टी को देखो, निजामाबाद को देखो और पतंग के निशान पर मोहर लगा दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कैंडिडेट की अहमियत नहीं है, पार्टी की अहमियत है। मैं हमेशा कह रहा हूं कि इनफरादियत को मत देखो, इज्तिमाइयत को देखो। बरकत इज्तिमाइयत में है, कामयाबी इज्तिमाइयत में है। मेरी आप तमाम से अपील है कि 11 तारीख के दिन अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए,
पतंग के निशान पर बटन दबाइए, न पतंग के निशान पर मोहर लगाइए। 21 कैंडिडेट हैं, पूरे 21 को कामयाब करेंगे आप इंशाअल्लाह। मेरी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, बिहार में 5 असेंबली की सीटें ऐसी थी जहां पर उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 90% खवातीन ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। 5 में से 3 मंजिलिस जीती, 5 में से 3 मंजिलिस जीती। और जब जीतने के बाद मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए गया, एक असेंबली हल्के में मुझे खवातीन ने बुलाया। मैं पैदल जा रहा था और बुलाकर कहा, इधर आओ ओवैसी। मैं उनके पास गया तो मां और बहनों ने मुझसे कहा, हमारे घर पर राजद का झंडा है, मगर हम तमाम ने फैसला लिया कि बावजूद इसके कि हमारे मर्द हजरात बोल रहे थे कि लैंटिन को वोट दो, हमने कहा हम पतंग साहब को वोट देंगे। हमने ओवैसी को वोट दिया और तुम्हारे कामयाबी मिली। तो मां और बहनों, अपने वोट का इस्तेमाल करो। नौजवानों, 11 तारीख के दिन सुबह के अवलीन सातों में अपने एक वोट का इस्तेमाल करने जाओ। ये इलेक्शन निजामाबाद को अमन से रखने का है। ये इलेक्शन निजामाबाद को तरक्की की राहों की तरफ लेकर जाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन हमारी पहचान का इलेक्शन है। ये इलेक्शन इस शहर में हमारे रोब और दबदबे को बरकरार रखने का इलेक्शन है। नौजवानों, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, मुस्तकबिल तुम्हारा है। आज हमको मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मजलिस को वोट देना इसलिए जरूरी है कि इस इलेक्शन के बाद SIR होगा और बीजेपी NPR NRC के जरिए नहीं, वोटर लिस्ट के जरिए भारत के मुसलमानों की शहरियत खत्म करना चाहती है। आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो दबाकर अपना वोट डालो, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, मैंने अपना वोट का इस्तेमाल किया। SIR होगा, मजलिस पूरी रहबरी करेगी, मगर अभी से हमको तैयारी करना है। मैं निजामाबाद के मसाजिद के तमाम जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं, तेलंगाना के तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं कि हर जुमे में खुतबे से पहले SIR पर 2-3 मिनट बोला जाए, मैपिंग सही तरीके से हो। 2002 की वोटर लिस्ट में अगर अब्बा या दादा का नाम है, वो बखैदयात अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम लो और प्रोजेनी सर्टिफिकेट हासिल करो। बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है बनाओ, पासपोर्ट बना सकते बनाओ, SSC का सर्टिफिकेट है तो तैयार रखो। इंशाअल्लाह ताला पूरी रहबरी मजलिस करेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग फॉर्म 7 डालकर मुसलमानों के नामों को डिलीट करवाना चाहते हैं। तो निजामाबाद की आवाम, तेलंगाना की आवाम से ओवैसी अपील कर रहा है कि जो जेन्युइन वोटर है SIR में अपना नाम लिखवाइए। बीजेपी RSS को अपनी साजिश में नाकाम करिए, उनको कामयाब होने मत दीजिए। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, 11 तारीख को निजामाबाद के आसमानों पर, 11 तारीख को निजामाबाद के घरों में, 11 तारीख को निजामाबाद के सड़कों में, निजामाबाद के हर एक की जबान पर क्या होगा, निजामाबाद की आवाम क्या करेगी और हम क्या करेंगे, ऐसा डाल के तुम, अरे भाई बंद करो, तुम्हारे म्यूजिक में मजा नहीं है जो अल्लाह ने मेरे अल्फाज में दिया है, छोड़ो तुम। अपना सेलफोन खोलो, जरा लाइटा खोलो, ताकि RSS के जो लोग हैं उनको मालूम हो जाए। पूरे यहां भी खोलो, वहां भी खोलो, लाइटा खोलो, खोलो लाइट, पूरे खोलो लाइट, पूरा लाइट खोल दो। देखो RSS बीजेपी वालों, अब ये लाइट